हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम चालू करेंगे बेसिक मैथ्स। और बेसिक मैथ्स में अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, अवकलन समाकलन पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे, बिंदु निर्देशांक होते थे ना एक्स कॉमा वाई, तो वो क्या होते हैं वो पढ़ेंगे। फिर कुछ वक्र, कुछ ग्राफ्स की इक्वेशंस पढ़ेंगे, ग्राफ्स पढ़ेंगे। और उसके बाद अपन कुछ एरिया, वॉल्यूम, आयतन और क्षेत्रफल पढ़ेंगे। अलग अलग के आते भी होंगे आपको 10 से पहले। उसके बाद पढ़ेंगे यूनिट डायमेंशन, उसके बाद पढ़ेंगे एरर, उसके बाद पढ़ेंगे वर्नियर कैलिपर, उसके बाद पढ़ेंगे स्क्रू गेज। ये स्क्रू गेज तक ये सवाल आते ही आते हैं इसमें। नीट 2020 में पूछा था 1 मिनट को रेडियन में बदलिए। नीट 2020 में पूछा हुआ है 1 मिनट को रेडियन में बदलिए, तो वो ही नहीं बदल पाए थे बहुत सारे महान। तो इसलिए आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है सब बहुत काम का है और मन लगा के पढ़ने का। और घर पे केवल 10-5 मिनट में रिवाइज कर लेना जो फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। और 2 वे इंटरेक्शन करना, जो मैं बोलूँ जो समझ में नहीं आए तुरंत नाचने का। आप नाचोगे, मुझे समझ में आएगा आपको कुछ तकलीफ़ है, फिर मैं आपसे पूछूंगा क्या तकलीफ़ है बता, फिर आप बोले सर ये है, ये वापस से समझाओ, वापस से समझा देंगे। समझ रहे हो गया। तो 2 वे इंटरेक्शन रखना। ऐसा नहीं कि ज्ञान की गंगा आ रही है और ज्ञान की गंगा में तुम बहते चले जा रहे हो, है ना। उसमें तैरना है आपको, ज्ञान की गंगा में बहना नहीं है। तो इसलिए अच्छे से समझना, फेयर कॉपी बना लेना। सब फेयर है। फिजिक्स के जितने टीचर यहाँ पे आएंगे ना, जो कुछ पढ़ाएंगे सब फेयर ही पढ़ा रहे हैं, ठीक है। सब नीट से रिलेटेड ही है। तो इसमें अपन सबसे पहले चालू करने वाले हैं, आप बेसिक मैथ्स ही चालू करने वाले हैं। अब बेसिक मैथ्स चालू क्यों कर रहे हैं, आप सबसे पहले ना फिज़िक्स, एक्चुअली फिज़िक्स का मतलब क्या है। फिज़िक्स का मतलब ये है कि आपको जो नेचुरल फिनोमिना होते हैं ना, जो प्राकृतिक प्रक्रियाएं हो रही हैं, उनको समझाना है सामने वाले को मैथ्स की मदद से। जैसे बॉल को छोड़ दिया मैंने, तो बॉल को छोड़ा तो बॉल तो नीचे गिर गई सर। ये सामने वाले को समझाना है मैथ्स की मदद से। तो ये जो आप कर रहे हो ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, फिज़िक्स बोलते हैं। तो किसी भी प्राकृतिक प्रक्रिया को मैथ्स से आप समझाओगे, उसी को हम क्या बोलते हैं, फिज़िक्स बोलते हैं। विद द हेल्प ऑफ मैथ्स यू आर एक्सप्लेनिंग नेचुरल फिनोमिना, दैट इज़ व्हाट वी कॉल्ड एज फिज़िक्स, ठीक है। तो फिज़िक्स का मतलब यही है, मैथ्स से आपको चीज़ों को समझाना है। और मैथ्स से चीज़ों को समझाना है तो मैथ्स तो आनी चाहिए, और मैथ्स आनी चाहिए। डिटेल में है मैथ्स तो, लेकिन अपन कौन सी मैथ्स पढ़ेंगे, जो अपने फिज़िक्स में काम की होगी, ठीक है। तो बेसिक मैथ्स पढ़ेंगे अपन। बेसिक मैथ्स ये 1 माइनर का सिलेबस है आपके। 1 माइनर का मतलब अपन 2 हफ्ते को बोलते हैं 1 माइनर। तो 1 माइनर में अपन ख़त्म करेंगे बेसिक मैथ्स, और अभी से ही कोर्स चालू है आपका, ठीक है। बेसिक मैथ्स की आपकी रिवीजन क्लासेस भी लगा करेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको एक बार में समझ में नहीं आएंगी। तो रिवीजन क्लास में जिसको जो नहीं आए वो रिवीजन क्लास भी ले सकता है। तो इस फिज़िक्स का मतलब यही है कि जो भी बेसिक फिनोमिना है ना, उसको मैथ्स की मदद से समझाना। इसीलिए बेसिक मैथ्स में सबसे पहले अपन क्या चालू करने वाले हैं, ट्रिगोनोमेट्री चालू करने वाले हैं। तो आप फटाफट एक हेडिंग लिख लीजिए, उसमें आप लिख लीजिए ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री अपन चालू करने वाले हैं। और ऐसा भी हो सकता है आपकी हम 2 क्लासेस लगा दें, जिसमें एक में बेसिक मैथ्स चलेगा और एक में फिज़िक्स चालू हो जाएगी। इसको फिज़िक्स नहीं मानते अपन, ये तो बेसिक मैथ्स है। फिज़िक्स चालू होएगी जब मैं बोलूँगा पहला टॉपिक। अगर 11 चालू करूँगा तो 1D, एक विमी गति, और 12 चालू करूँगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है ना। तो हो सकता है कुछ दिनों में आपकी डबल क्लास लगा दें, ताकि हम कोर्स जल्दी भी करवा पाएँ और वापस से वही कोर्स करवा पाएँ आपको। तो कॉपी डेली लेके आनी है आपको। ट्रिग्नोमेट्री में आप फटाफट देखते चलो। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले आप एक हेडिंग में लिखिए एंगल या कोण, लिख लो भाई, हिंदी इंग्लिश जो भी आपकी फेवरेट हो, एंगल या कोण वो लिखने का। और एंगल या कोण के लिए आप सबसे पहले बनाइए एक लाइन, एक सरल रेखा बनाई हुई है। लाइन में ना इसको थोड़ा वेक्टर से भी रिलेट कर लेना आप। ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को बोलेंगे इसका टेल, या इसकी पूंछ बोल देंगे अपन। और इसको अपन इसका क्या बोलेंगे, हेड बोलेंगे। और टेल पे फिक्स मान लेना इसे, टेल पे जड़ित मान लेना इसे, कि टेल कहीं नहीं जा सकता, टेल यहीं पे क्या है, फिक्स है। अब आप इसके हेड को घुमाने लगते हो, और घुमाना एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी जिस दिशा में जाती है वो क्लॉकवाइज, और घड़ी की अपोजिट डायरेक्शन क्या हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज। और फुल एनर्जी में रहना। देखो जैसे कुछ बड़ी उम्र के लोगों को ना परेशानी होती है कि उनको नींद नहीं आती रातों में, तो डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर बोलता कुछ नहीं करना है,
आप जाइए और बेड पे जाके लेट जाइए, कुछ मत कीजिए, बस हाथ पैर ऐसे छोड़ दीजिए और लेटे रहिए, लेट रहिए। जब बॉडी नम हो जाएगी, कुछ देर बाद कोई मूवमेंट रहेगा नहीं, अपने आप फिर धीरे धीरे आंखें भी बंद होने लग जाएंगी। क्लास में भी ऐसा ही है, 1.5-2 घंटे की क्लास होगी और आप कुछ नहीं करोगे, हाथ भी ऐसा पैर भी ऐसा ही, उसके बाद कुछ देर बाद आंखें भी अपने आप नीचे, आंखें जैसे ही झुकी, आत्मा परमात्मा का मिलन, आत्मा परमात्मा का मिलन हुआ, उसके बाद कुछ और ही होएगा, फिर ट्रिग्नोमेट्री नहीं होएगी। ठीक है, तो क्लास में फुल एक्टिव रहो। मैं बोल रहा हूँ ना, फिजिक्स की सारी जिम्मेदारी मुझे दे दो, और सारी जिम्मेदारी का मतलब बस क्लास में ध्यान से सुन लो आप, और जो बता रहे हैं उसके बाहर से नहीं आएगा, आ ही नहीं सकता है। कुछ और आ रहा होता ना तो कुछ और पढ़ा रहे होते हम, समझ रहे हो गया। तो इसी में से, नोट्स में से ही आएगा, और अगर एक टॉपिक 10 बार भी पढ़ना पड़े तो आपके फ़ायदे के लिए ही पढ़ा रहे हैं हम, हमें मालूम है आगे ये समस्याएं आने वाली है। ठीक है, आप स्कूल से आए हो, आप कोचिंग से आए हो, कहीं से भी आए हो, डजेंट मैटर, अपने पढ़ाने का अलग ही तरीका है। आप पढ़ोगे तब आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, और समझने के लिए सामने वाले को मौका देने का। ऐसा नहीं स्टेज पे आते ही आपने बुलाया आज हम देखेंगे नाच, और स्टेज पे कोई आया, स्टेज पे आते ही तुमने बोला नहीं ये अच्छा नहीं नाच पाएगा, समझ रहे हो क्या। जो भी टीचर यहाँ पे पढ़ाने आए, पहले उसे फुल मौका देने का, वो ऐसा नाचेगा तुम बोलोगे कि यही है नचनिया नंबर 1, समझ रहे हो क्या। उसे फुल मौका देने का, मौके के साथ साथ स्टडी है ना, तो इसलिए 2 वे, आप कुछ बोलिए, आप मुझे गालियाँ दीजिए, मैं आपको गाली दूंगा, जब 2 वे से गालियाँ आएंगी ना तब मज़ा आएगा। ऐसे नहीं मैं सामने से ज्ञान की गंगा देते जा रहा हूँ और तुम बोलो वाह मज़ा आ गया, और फिर ऐसे सोते जा रहे हो, फिर काम नहीं बनेगा। तो इसलिए 2 वे इंटरेक्शन करना, बीच में चिल्लाते रहना, नींद आने लग जाए तो जो जो मैं बोलता जाऊँ, ट्रिग्नोमेट्री में लेते हैं एक लाइन, साथ में चिल्लाते रहने का। ट्रिग्नोमेट्री में लेनी चाहिए सबसे पहले एक लाइन, जिसका होगा एक हेड जो रहेगा फिक्स, चिल्लाने लग जाने का अपने आप ही। उससे क्या होगा, आप क्लास में अलर्ट रहोगे, वरना 1.5 घंटे जगाने की आदत वो केवल शाहरुख खान के पास है। देखो शाहरुख खान की मूवी आएगी सर 3 घंटे की, तब भी नहीं सोएंगे अपन, समझ रहे हो क्या। तो अपनी शक्ल तो शाहरुख खान से थोड़ी सी, इसलिए आप जाग नहीं पाओगे थोड़ा सा। इसीलिए बात यह है कि आप क्या करो, फुल अलर्ट रहना, फुल अलर्ट, क्लास में चिल्लाते रहना, जो समझ में नहीं आए पूछते रहना बार बार, तो अलर्ट रहोगे, अपने आप हैबिट बन जाएगी। 21 दिन तक कोई भी काम करोगे ना तो वो हैबिट बन जाएगी। किताब आती है, और एक होता है मोटिवेशन और एक होती है हैबिट। मोटिवेशन, जैसे आज मैंने आपको खूब मोटिवेट कर दिया कि अबे तेरी शक्ल ही मरीज जैसी है, तू ही डॉक्टर बनेगा, ठीक है, खूब मोटिवेट कर दिया, आप फुल मोटिवेट होकर गए बाहर, तो फुल मोटिवेट होकर बाहर जाओगे, दुनिया पापी है बड़ी, दुनिया बोलेगी अरे सर ने पिछले साल मेरे को भी यही ज्ञान दिया था, अब मैं रिपीटर हूँ, समझ रहे हैं। तो नेगेटिव ज्ञान आएगा आपके पास, आएगा ही आएगा। तो मोटिवेशन ना कुछ देर के लिए रहता है, लेकिन हैबिट हमेशा के लिए रहती है। तो डॉक्टर बनने के लिए मोटिवेशन काम नहीं करेगा, डॉक्टर बनने के लिए आदत, हैबिट काम करेगी। और हैबिट के लिए 21 दिन तक मन लगे या ना लगे, ऐसे बड़े बड़े ऑथर्स, बड़े बड़े किताब लिखने वालों ने लिखा है, 21 दिन तक कोई काम करोगे फिर आदत हो जाएगी। तो 21 दिन तक रोज़ 7 घंटे पढ़ने हैं घर पे, उसके बाद अपने आप ऐसी लत हो जाएगी, जैसे किसी को लत हो जाती है चाहिए ही चाहिए भैया सर, अब देखो नशे का समय हो चुका, नशा चाहिए अपने को। ऐसे ही तुम 21 दिन तक रोज़ घर पे 7 घंटे पढ़ोगे, अपने आप 22वें दिन तुम्हें ऐसा लगेगा कि कुछ अधूरा है, समझ रहे हो, हैबिट बन जाएगी। मोटिवेशन मैंने आज मोटिवेट कर दिया, ऐसे 21 दिन तक मोटिवेट करूँगा मैं, तब आपकी फिर आदत बन जाएगी। आदत बनने के बाद फिर मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, अब आदत है, आदत है तो रोज़ खुद ही पढ़ोगे, और खुद ही पढ़ोगे तो फिर सिलेक्शन हो जाएगा। ये कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। और डॉक्टर बनने के लिए एक होता है इंटेलिजेंट, जिसके पास दिमाग हो, और एक होता है मेहनती, हार्ड वर्क। जिसके पास दिमाग है ज़रूरी नहीं है वो डॉक्टर बनेगा, ये सब कुछ जनहित की जारी सूचनाएं हैं, ये बता रहा हूँ आपको, पहली बार मिल रहे हैं अपन। तो जिसके पास दिमाग है ज़रूरी नहीं है वो डॉक्टर बने, लेकिन जो मेहनती है वो ज़रूर डॉक्टर बनेगा। मेहनती मतलब आज से आप जिस साल नीट दोगे डेली 7 घंटे पढ़ना है आपको। अगर आप डेली 7 घंटे पढ़े तो जिस भी साल आप नीट दोगे ज़रूर डॉक्टर बनोगे, समझ रहे हो क्या। मेरे पास आ जाना कि सर हम डेली 7 घंटे पढ़ें फिर भी डॉक्टर नहीं बने, तो फिर अपन कुछ और करेंगे, दोनों मिल जाएंगे कुछ और करेंगे, समझ रहे हो क्या। बट असंभव है ऐसा हो जाए, असंभव। 10-12 साल में मैंने देखा है ना बहुत सारे। तो आप घर पे डेली हैबिट बनाएंगे कितना पढ़ने की, 7 घंटे। और पढ़ने का भी तरीका, पढ़ने का ऐसे नहीं कि पलंग पर लेट गए और आज नीरज सर ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया था, लेट गए कॉपी ऊपर, तुम कॉपी के ऊपर, कॉपी तुम्हारे ऊपर, कभी कॉपी नीचे कभी तुम ऊपर। सर 7 घंटे बड़े अच्छे निकले हमारे, समझ रहे हो क्या। ऐसे नहीं पढ़ने का, बैठ के पढ़ने का, बैठ के। एक टेबल होनी चाहिए, चेयर पे बैठ जाओ, पलंग पे बैठ जाओ, टेबल आगे। 7 घंटे की सिटिंग हैबिट बनाओ आप कि मैं 7 घंटे बैठ जाऊं। और ऐसे नहीं कि आधे घंटे बैठ रहा हूं फिर मम्मी की याद आ गई कि मेरे लाल कितना पढ़ेगा तू,
थोड़ा जूस वूस पी ले, ऐसे नहीं। आप 3 घंटे पढ़ो एक साथ, क्योंकि पेपर भी 3 घंटे का होगा। सर 3 घंटे बैठा नहीं जाता, कुछ होने लग जाता है पीछे, तो इसलिए 3 घंटे बैठने का, फिर 10-15 मिनट का ब्रेक लेने का, फिर 3 घंटे बैठने का, और फिर जो 7वां घंटा है, 3 3 6 हो गए, 7वें घंटे में जो भी 6 घंटे पढ़ा है उसको रिवाइज करने का। लेकिन हैबिट होनी चाहिए 3 घंटे बैठने का। 3 घंटे दिमाग चलना तो चाहिए ना एग्ज़ाम में, लेकिन हमारा तो सर 1 ही घंटे चलता है, क्योंकि घर पे आदत ही 1 घंटे की है। 1 घंटे बाद तो मम्मी बोलती है आ मेरे लाल आज ही सब खत्म कर देगा क्या, आज जूस पी, तो हम तो 1 ही घंटे पढ़ पाते हैं। तो एग्ज़ाम में भी यही होगा, 1 घंटे बाद देखेंगे मम्मी कहाँ है, वहाँ पे गंदी शक्ल वाला इन्विजिलेटर खड़ा होगा, वो ऐसे ही तुम्हें घूर रहा होगा, इधर क्यों देख रहा है, पेपर कर। समझ रहे हो क्या? तो इसीलिए हैबिट बनाने का कि 3 घंटे अपन घर पे बैठें और बैठ के दिमाग सेम रफ्तार से चले। वरना पेपर देता है बच्चा, पहले घंटे तो जोश में रहता है कि कर लें अपन, अगले दूसरे घंटे अरे पेपर ही तो चल रहा है, लेदी हो गया, लेकिन दूसरा वाला बच्चा तो कर ही रहा है। तो ये हैबिट बनते बनते बनेगी। प्लीज़ घर पे 3-3 घंटे पढ़ें और 1 घंटे में क्या करें, रिवीजन करें, ठीक है ना। तो ऐसी ज्ञान की मनमोहक बातें होती रहेंगी। अभी अपन वापस से ट्रिग्नोमेट्री पे आ जाते हैं। बताइए ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले आपको एंगल या कोण की ज़रूरत होगी। इसमें क्या बना लेने का, एक लाइन बना लेने का। लाइन में एक तो टेल आ जाएगी, ये फिक्स रहेगी, ये कहीं नहीं जा रही, ठीक है। और ये क्या आ जाएगी, हेड, और इस हेड को घुमाना है अपने को। ये हेड घुमा रहा है, किधर घुमा रहे हैं अपन, एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो इसको रेवोल्यूशन या घूर्णन बोल सकते हैं। तो ये जब घूम रहा होगा ऐसे, तो इसको आप क्या बोल सकते हो, रेवोल्यूशन बोल सकते हो, या मातृभाषा में क्या बोल सकते हो, घूर्णन बोल सकते हो। और कोई आपसे पूछे एंगल क्या है, आप बोल देना घूर्णन का भाग कोण है, या पार्ट ऑफ रेवोल्यूशन, पार्ट ऑफ रेवोल्यूशन, या घूर्णन का भाग, पार्ट ऑफ रेवोल्यूशन। ये सब लिखते चलने का, जो भी बोर्ड पे लिखा जा रहा है, ऐसे नहीं कि हाथ ऊपर रख लिए और सुनते जा रहे हो। सत्यनारायण की कथा नहीं है कि लास्ट में प्रसाद भी मिलेगा, सर प्रसाद का है, कुछ लिखा तो है नहीं हमने। तो ये सब लिखते चलने का, सब काम का इसीलिए लिखवा रहे हैं। तो एंगल या कोण का मतलब क्या होगा, घूर्ण, पार्ट ऑफ रेवोल्यूशन। जितना आप घूमे हो ना, उसका भाग, उसका पार्ट, उसी को हम क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं, एंगल बोलते हैं, ठीक है। तो ये मान लीजिए कि ये लाइन घूमते घूमते यहाँ पे आ गई, ये लाइन घूमते घूमते यहाँ पे आ गई। तो रेवोल्यूशन या घूर्णन, अगर पूरा एक रेवोल्यूशन होता तो 360 डिग्री, ये तो 10th में सबको पता होता है। लेकिन अभी पूरा नहीं घूमी है, जितना भी घूमी होगी, बस इसी पार्ट को क्या बोलना है, एंगल बोलना है, कोण बोलना है। ये आ जाएगा एंगल, या इसको प्यार से कोण बोल सकते हो। खुशी और मुस्कान के साथ लिखते चलो, मन की खुशी और चेहरे पर मुस्कान के साथ। कोई खुशी मुस्कान तो नहीं है ना, कोई हो तो बाद में लड़ने आ जाओ, सर कैसे हिम्मत हुई आपकी हमारा नाम लेने की। तो अगर कोई है तो बता दो। जैसे पिछली क्लास में थी एक, मैंने बोला खुशी के साथ लिखेंगे, तो खुशी ने बोलते सर मेरा नाम खुशी है। मैंने बोला नहीं, खुशी के साथ कोई नहीं लिखेगा, मुस्कान के साथ लिखना चालू करेंगे। तो कुछ आपको परेशानी है तो बोलिए, ठीक है। कोई खुशी, तुम्हारा नाम खुशी, मुस्कान किसी का मुस्कान है, तो मुस्कान आज से नहीं बोलूँगा मैं, खुशी के साथ ही लिखना है अपने को, ठीक है। ये ऐसे पढ़ाता हूँ मैं बचपन से, अपने आप निकल जाता है। और मैं जैसे कभी गुस्सा हूँगा तो मैं बोलूँगा तुम 1 नंबर के गधे हो, तो उसे पर्सनली नहीं लेने का। एक गधा बोलने का मतलब सर आज बहुत खुश है हमसे, है ना। तो ऐसे, तो ये यहाँ पे अब एंगल आ जाएगा। बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी आपको, आप बस लिखते चलो ये सब चीज़ें। और गर्मी भी लग रही है आपको, यहाँ पे एक AC लगवाएंगे अपन, ठीक है। तो ये एंगल आ जाएगा, कोण आ जाएगा। इस एंगल के लिए आप एक फॉर्मूला लिख लो फटाफट। फॉर्मूला लिखिए एंगल, हाँ एंगल या कोण आता है, ये सबको फॉर्मूला आता है। एंगल का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, आर्क अपॉन रेडियस। आर्क को चाप लिख लेना और रेडियस को त्रिज्या लिख लेना, ठीक है। तो एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। कोई पूछे ये आर्क क्या होता है, तो आप इस सर्कल पे, इस वृत्त पे जितना चले हो, ये जो आप चल रहे हो ना, इसी को प्यार से क्या कहने का, आर्क या चाप। आर्क या चाप का मतलब होता है दूरी या डिस्टेंस। कहाँ पे चली गई डिस्टेंस, सर्कल पर, वृत्त पर जो भी आप चल रहे हो, सर्कल पर जितना आप चले उसी को हम क्या बोलेंगे, चाप, या क्या बोलने वाले हैं, आर्क बोलने वाले, आर्क। समझ रहे हो क्या। तो अगर हम एक कंप्लीट रेवोल्यूशन घूम गए तो बताओ सर्कल पर हम कितना चले, सरकमफरेंस या परिधि के बराबर 2πr चले। वो 2πr ही क्या है, उस वक्त चाप है या आर्क है। समझ रहे हो। ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में याद रखेंगे अपन, ये एंगल हमेशा किस में होने वाला है,
ये एंगल हमेशा होने वाला है रेडियन में। याद रखना है, ये फॉर्मूला कभी भी आपको लगाएं, ये फॉर्मूला के अभी मैं एग्जांपल्स कराऊंगा, और बेसिक मैथ्स में केवल ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा मैथ्स, ये बेसिक मैथ्स जहाँ जहाँ फिजिक्स में आने वाली है वो बताऊंगा। अभी मैं ऑप्टिक्स, एक टॉपिक आता है, आपने पढ़ा नहीं होगा, ऑप्टिक्स में इसकी ज़रूरत पड़ेगी, अभी वो उसका एग्जाम्पल कराऊंगा आपको। तो ये फिजिक्स जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, इसकी अपने को फिजिक्स में ज़रूरत पड़ेगी, तो वो कहाँ कहाँ पड़ेगी वो भी साथ में बताते जाऊँगा मैं, तो वो आपको आएगी तो क्लियर हो जाएगा सर ये क्यों पढ़ा हमने, ये क्यों पढ़ा, वो भी क्लियर हो जाएगा आपने। तो आपको याद रखना है कि पार्ट ऑफ सर्कल है ये, है ना, कितना पार्ट कितना भाग है उसी को एंगल कहने का। एक ये सिंपल सा फॉर्मूला है, रेडियन में ही होना चाहिए, रेडियन इसकी यूनिट है, इसकी इकाई है ना, और एंगल की ये जो रेडियन है इसको आप लिख लेना SI यूनिट है, ये SI यूनिट या SI इकाई लिख लेना। तो एंगल जब भी आपको लिखना होगा किसी फॉर्मूले में तो आपको किस में लिखना पड़ेगा, पूरी फिजिक्स SI में ही चलेगी। जैसे लेंथ या लंबाई मीटर में होगी, समझ रहे हो क्या, मास या द्रव्यमान किलोग्राम में होगा, वो कोई बोलेगा नहीं, वो करना है आपको। ऐसे ही एंगल किस में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। और फॉर्मूला याद करना है, एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस आ जाएगा। यहाँ से आप एक फॉर्मूला बता दो, अभी एंगल की चर्चा पूरी नहीं हुई है लेकिन बीच में ही एक फॉर्मूला आ गया जो हमें काफ़ी सारे चैप्टर में ज़रूरत पड़ेगी। बोलिए, आर्क का फॉर्मूला याद कर लेंगे, आर्क या चाप का फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। रेडियस आर मान लेता हूँ मैं रेडियस, और इनटू क्या करना पड़ेगा आपको, थीटा करना पड़ेगा। रेडियस आर आ गया और थीटा इधर चला गया, तो आर्क की लेंथ, चाप की लंबाई, आर्क की लेंथ या चाप की लंबाई, उसका प्लीज़ फॉर्मूला आप कितना याद रखेंगे, आर थीटा। सुन रहे हो क्या, ये फॉर्मूला है, इसमें थीटा किस में होना चाहिए, थीटा बता दिया मैंने आपको रेडियन में, थीटा रेडियन में होना चाहिए। तो ये आर्क या चाप, चाप क्या होता है, आर्क क्या होता है, वो बार बार बोल रहा हूँ मैं, आप सर्कल पर चल रहे हो, आप वृत्त में चल रहे हो, है ना, आप सरल रेखा में चलोगे, आप स्ट्रेट लाइन में चलोगे तो हम यही बोलेंगे आप कितना चले, आपकी दूरी क्या है, आपकी डिस्टेंस क्या है। आर्क या चाप शब्द कब लाएंगे हम, जब सर्कल में घूम रहे होगे। जैसे ये पंखा घूम रहा है तो पंखे की जो ब्लेड है, ब्लेड का जो आखिरी पॉइंट है वो किस में घूम रहा है, सर्कल में, वृत्त में। तो अब अपन बोलेंगे उसका आर्क बताओ मेरे को। जब एक चक्कर हो गया तो चाप कितना है, 2πr, एक चक्कर हो गया तो आर्क कितना है, 2πr। आधे चक्कर में आर्क या चाप कितना है, πr, 2πr का हाफ कर दोगे तो कितना हो जाएगा, πr। तो आर्क या चाप शब्द केवल तभी आएगा जब सर्कल की बात करेंगे अपन। अब इसमें ना आप 1D का क्वेश्चन लिख लो एक फटाफट। तो ये जो भी पढ़ रहे हैं अपन, ये फिजिक्स से रिलेट करा रहा हूँ मैं, वो आपको याद करना है। तो पहला क्वेश्चन लिख लेंगे अपन, और पहले क्वेश्चन में ऐसा एक चित्र बना लीजिए, और ये यहाँ पर एक पॉइंट बना लीजिए A, और एक और पॉइंट बना लीजिए B, एक पॉइंट A एक पॉइंट B। ये एंगल है 60 डिग्री, रेडियस या त्रिज्या दी हुई है 2 मीटर, रेडियस या त्रिज्या दी हुई है 2 मीटर, और ये एरो शो कर रखा है। एरो शो करने का मतलब पार्टिकल या कण कहाँ से कहाँ आ रहा है, A से B पे जा रहा है, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है डिस्टेंस AB या दूरी AB आपको निकालनी है, आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, और ये 1D के क्वेश्चन हैं, आपके नीट में आते रहते हैं सवाल। और भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन अपन जो जो तरीके सीख रहे हैं वो देख लो। तो बताओ A से B में जब पार्टिकल या कण चलेगा तो ऐसे चलेगा सर, और ये जो चल रहा है इसी चलने को ही आपको क्या कहना है, आर्क कहना है, चाप कहना है। और इसका फॉर्मूला याद रखना है आपको, इसका फॉर्मूला कितना होगा, आर थीटा, ठीक है, याद करना है आर थीटा। आर कितना है, 2 दिया हुआ है। थीटा वैसे तो 60 डिग्री है, और अभी मैं कन्वर्जन बताऊंगा आपको, लेकिन ये सबको पता होता है कि पाई रेडियन में 180 डिग्री होता है। नहीं पता होगा तो आगे आएगा, है ना। तो पाई रेडियन में कितना होता है, 180 डिग्री होता है। दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर दो, दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर दो। 3 से डिवाइड करने से फ़ायदा क्या हुआ, 180/3 60 हो गया क्या। तो 60 डिग्री को ही आप क्या लिखते हो, π/3 रेडियन। ये याद करना है, लर्न करना है अपने को कि पाई रेडियन
किसके बराबर होता है? 180 डिग्री के बराबर। ये कैसे आया अभी वो भी बता दूंगा मैं आपको, लेकिन याद करिए पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर होता है। पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। तो पाई रेडियन अगर 180 डिग्री के बराबर है तो दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर दिया, फायदा क्या हुआ? 180/3 कितना हुआ? 60। और 60 को क्या लिख सकते हो? पाई/3। हम रेडियन पे क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हमें सर ने याद करवाया है कि इस फॉर्मूले में थीटा किस में होना चाहिए? रेडियन में। और रेडियन में बदल दिया हमने, 60 को क्या लिख देंगे? पाई/3। आंसर कितना आ जाएगा? 2 पाई/3। ये अपना आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो क्या? 2 पाई/3। ये चली गई दूरी है, इसको चाप, इसको आर्क, कुछ भी बोल सकते हो आप, यही डिस्टेंस आ जाएगी। तो याद करना है अपने को कि कोई भी आपसे पूछे लेंथ या लंबाई इसकी कितनी हो जाएगी? r थीटा हो जाएगी। अपन ना 12th की फिजिक्स में बहुत बार अल्पांश लेंगे, एलिमेंट लेंगे। जब भी मैं आपसे बोलूँ कोई चीज़ घूमी हुई है तो बोलना सर घूमने वाले की लेंथ या लंबाई r थीटा होगी। ये कितनी है? ये लंबाई कितनी है? ये लेंथ कितनी है? r थीटा। और खुद से बोलना कि सर थीटा कौन सा एंगल होगा? जो सेंटर पर एंगल बना है वो थीटा होगा, और वो होगा किस में? रेडियन में होगा। तो आखिरी बार मैं फिर से समझा देता हूँ, ये कन्वर्जन नहीं भी आता हो चलेगा, अभी मेरे को ये समझाना नहीं है, ये तो मैं आगे बताऊंगा। अभी बस तुम्हें केवल इतना याद रखना है, कल को मैं बोलूँ ये एक आर्क है, ये एक चाप है, और मैं बोलूँ इसकी लंबाई चाहिए मेरे को, इसकी लेंथ चाहिए मेरे को, तो बोलना सर इसकी रेडियस बताओ, इसकी त्रिज्या बताओ। तो इसकी रेडियस या त्रिज्या मैंने कितनी मान ली? r। और इसने केंद्र पर कितना कोण बनाया? इसने सेंटर पर कितना एंगल बनाया? थीटा। और अगर ये है तब इसकी लेंथ, इसकी लंबाई कितनी आ जाएगी? r थीटा। और ये जरूर याद रखेंगे थीटा किस में आ जाएगा? रेडियन में आ जाएगा। तो याद रखेंगे एक सिंपल सा फॉर्मूला है, एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, और वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या फॉर्मूला है, उससे अपने को चाप निकालना है, चाप की वैल्यू, आर की वैल्यू r थीटा आ जाएगी। अब इसी में इसके आगे आप फटाफट एक अगली हेडिंग में लिखो साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन या चिन्ह पद्धति लिख लेना, हिंदी में अगर कोई लिख रहा है तो चिन्ह पद्धति या साइन कन्वेंशन। चिन्ह पद्धति मतलब तुम एंगल को कब तो प्लस मानोगे, कब तो माइनस मानोगे। तो ये वापस से साइन कन्वेंशन या चिन्ह पद्धति लिख लेना। ये वही टेल है, ये हेड है, ये लाइन है। अगर ये लाइन घूमेगी एंटी क्लॉकवाइज, अगर ये लाइन घूमी एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ से ये लाइन इधर आ गई, तो ये जितना भी एंगल आया है उसको क्या मानना है? पॉजिटिव एंगल मानना है, धनात्मक कोण मानना पड़ेगा। पॉजिटिव एंगल या धनात्मक कोण साथ में लिखते चलना है ना, कि अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमे, अब कितना भी घूमो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, कितना भी घूमो। यहाँ पे मान लीजिए आप केवल 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमे हो तो प्लस कोई लिखता नहीं है क्योंकि कुछ नहीं लिखा हुआ है तो प्लस ही है। तो ये एंगल कितना आएगा? +30 डिग्री, क्योंकि अपन कितना घूम रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज। और मान लो आपने इस लाइन को एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, लेकिन एक पूरा चक्कर हो गया, एक पूरा चक्कर हो गया, ऐसे मतलब एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे, और चक्कर तो पूरा हो ही गया, उसके भी आगे निकल गए आप, और उसके आप 30 डिग्री आगे निकल गए, ऐसा बोल दिया। तो बताइए यहाँ पे कितना एंगल बनेगा? यहाँ पे लाइन ऐसे आ गई लास्ट में, कैसे घूम रहे हैं हम? एंटी क्लॉकवाइज ही घूम रहे हैं ऐसे। जब भी एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे तो प्लस, और बताओ एक पूरे चक्कर में एंगल कितना हो जाएगा? 360 डिग्री, और उसमें 30 और जोड़ना पड़ेगा। 360 तो घूमे ही हो, 30 और जोड़ दोगे कितना आ जाएगा? +390 डिग्री। तो है ना, एंगल याद रखेंगे एंटी क्लॉकवाइज वो हमेशा प्लस में आएगा, ठीक है। और ये 390 ही लिखना है, ये नहीं 30 लिख दो इसे। अगर 30 लिखोगे कि सर ये तो 30 ही है, अबे 30 नहीं है वो, एक चक्कर करने के बाद एक चक्कर 360 और उसके ऊपर 30 और जोड़ो तो 390, क्योंकि अपन सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे, वृत्तीय गति पढ़ेंगे, वहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कोणीय विस्थापन थीटा को कहेंगे। तो वो थीटा का मतलब यही है, समझ रहे हो, जो यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। तो मेरे को ज़रूरत पड़ेगी इसकी। ये नहीं 2 चक्कर पूरे हो गए तो नहीं सर, एक चक्कर के बाद भी 0 पे ही आ गए, दूसरे चक्कर के बाद भी 0 पे ही आ गए, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो याद रखना है। दूसरा इसमें याद रखना, कोई कुछ बोले कि ना बोले, इसी को 0 डिग्री बोलना है। यही एंगल 0 डिग्री, इससे तुम ऊपर चले गए तो प्लस में, और इससे नीचे आ गए तो माइनस में। मैं कभी भी बोलूँ 30 डिग्री बनाओ
तो ऐसे नहीं बनाने का कि सर ये रहा 0 और ये रहा 30, होने में तो ये भी 30 है, लेकिन ये बनाओगे तो उस समय मैं धोऊंगा आपको पहले, फिर आपका कचरा दिमाग से निकाल के बोलूँगा। ऐसे नहीं, जब भी मैं बोलूँ 30 डिग्री तो ये रहा 0 डिग्री, और 30 मतलब सर एंटी क्लॉकवाइज, और यही एंगल कितना मानना है 30, समझ रहे हो क्या? 0 यही रहेगा। डी आता था बचपन में, डी आपने देखा हो, जिससे आप एंगल का मापन करते थे, एंगल का मेजरमेंट करते थे, उसमें यही एंगल बचपन की मैडम ने बोला था 0 डिग्री, और बचपन की मैडम का सम्मान करने का यही एंगल 0 मानने का, समझ रहे हो? अपने हिसाब से 0 नहीं होगा, अपने हिसाब से 0 बना लोगे तो आगे सब चीज़ें चेंज हो जाएंगी, यही 0 है फिजिक्स का। तो ये तो प्लस आ गया, इसी में नेगेटिव फटाफट बना लो। मान लीजिए ये वापस से लाइन होती, ये इसकी टेल है, टेल फिक्स रहेगी, टेल जड़ित रहेगी, और ये इसका क्या आ जाएगा हेड, और इस बार तुम्हें घूमना है, किधर घूमना है? क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज घूमोगे तो यहाँ पे एंगल तुम्हें याद रखना है, क्या आएगा? नेगेटिव एंगल या ऋणात्मक कोण आप बना लेना। और घूम के आप ऐसे नीचे आ गए कुछ, तो ये नीचे आए हो, इसको बोलेंगे -30 डिग्री। तो एंगल याद रखेंगे अपन, एंगल का एक फॉर्मूला याद रखेंगे, चाप या आर्क की लेंथ याद रखेंगे, थीटा रेडियन में होना चाहिए, और एंगल कब प्लस होगा कब माइनस होगा, छोटा सा इसका डिस्कशन है, वो भी आप ज़रूर याद कर लेना, ठीक है? उसके बाद इसी के आगे आपको एक रिलेशन लिखना पड़ेगा, और उसमें भी ज़्यादा ज्ञान की ज़रूरत नहीं है। बताइए, ये एक रेवोल्यूशन हो गया, एक रेवोल्यूशन का मतलब एक चक्कर पूरा हो गया। बताइए, एक रेवोल्यूशन या एक चक्कर में एंगल कितना होता है? 360 डिग्री, ये सबको पता ही है, ठीक है? फिर ये तो मैंने एक तरीके से आंसर निकाला। ये कैसे निकाला 360 डिग्री आंसर? ये अपने पास डी आता था, उससे मेजर किया, ऊपर वाला भी 180, नीचे वाला भी 180, 360। फिर मैंने यही एक फॉर्मूला भी मुझे बताया गया, फॉर्मूले में लगा दिया मैंने यही, एंगल इक्वस टू आर्क अपॉन रेडियस, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो लिखते चलना साथ में, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। बोलो एक चक्कर में चाप या आर्क कितना होगा? एक रेवोल्यूशन में कितना आप चले होगे? 2πr। रेडियस कितना है? त्रिज्या कितनी है? r। क्या r से r कैंसिल हो गया? तो एक चक्कर में एंगल कितना बना? रटवा नहीं रहा हूँ, सब चीज़ आपको बताया जा रहा है। ये 2π, और आंसर तो इस फॉर्मूले का आंसर हमेशा रेडियन में ही आता है, यानी कि हमें पता लगा एक चक्कर में रेडियन में कितना एंगल बनता है। एक चक्कर में रेडियन में बनता है 2π रेडियन। ये हमने कैसे पता लगाया? दुकान पे गए, डी खरीद के लाए और डी से पता लगा लिया कि ऊपर भी 180 नीचे भी 180 360। ये 2π रेडियन कैसे पता लगाया? सर फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला आर्क अपॉन रेडियस, चाप बटे त्रिज्या। एक चक्कर में कितना घूमोगे? 2πr, और r है तो 2πr, r से r कैंसिल, कितना आ गया? 2π रेडियन। तो एक चक्कर है, उसको ये भी बोल रहे हो ये भी बोल रहे हो, मतलब दोनों सेम ही होएगा, क्योंकि घूमे तो तुम एक ही चक्कर हो ना, दो दो आंसर थोड़ी ना आ रहे होंगे। यहाँ से एक रिजल्ट आएगा जो तुम्हें याद करना है, और वो याद होगा भी आपको, चाहे आप 2π रेडियन बोलो और चाहे 360 डिग्री बोलो, बात एक ही है, ठीक है? 2π रेडियन 360 डिग्री, 2 को नीचे ला सकते हो, तो पाई रेडियन आज से याद रखेंगे 180 डिग्री के बराबर होगा। तो खुशी खुशी लिखते चलो, और जहाँ भी तुम्हें ऐसा लगे कि सर ये क्या हो रहा है, तुरंत चिल्लाने का, है ना? बेसिक मैथ है, और केवल वही पॉइंट बता रहे हैं जिनकी फिजिक्स में अपने को ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको याद करना पड़ेगा कि पाई रेडियन किसके बराबर होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा। अब कोई पूछ ले 30 डिग्री किसके बराबर होगा, तो 180 को, मतलब वैसे तो मैं और भी चीज़ें लिखवा दूंगा, 180 को 30 बना सकते हो जब इसको 6 से डिवाइड कर दो। इतना तो मैथ्स कर सकते हो ना, इसको 6 से डिवाइड करोगे तो दोनों तरफ 6 से डिवाइड कर दो, तो ये 30 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा? पाई के बराबर। कोई बोले 4π रेडियन किसके बराबर है? दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 4π बन जाएगा, वो 4 × 180 बन जाएगा, 720 हो जाएगा। समझ रहे हो क्या? तो इससे डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हो, 2 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई, 5 से मल्टीप्लाई, भाग, सब कुछ दे सकते हो। तो प्लीज़ इसको लर्न करना है, सुबह शाम चिल्लाने का। मम्मी ने उठा के बोला कि बेटा क्या सीखे, तो बोलने का पाई रेडियन किसके बराबर? 180 डिग्री के बराबर, ठीक है? इसके बाद इसमें आप एक लिखिए यूनिट ऑफ एंगल, कोण की इकाई,
या यूनिट ऑफ एंगल, कोण की इकाई यूनिट ऑफ एंगल लिखिए। तो कोण की इकाई यूनिट ऑफ एंगल, उसमें याद करेंगे अपन एसआई यूनिट। और पूरी फिजिक्स में हर राशि, हर क्वांटिटी की कौन सी यूनिट लिखनी है? एसआई यूनिट ही लिखनी है प्लीज़, है ना। और एसआई यूनिट इसकी कितनी हो जाएगी? रेडियन हो जाएगी। ठीक है, आपके नीट में आजकल थ्योरेटिकल क्वेश्चन आने लग गए हैं, यूनिट में कभी भी आखिरी में एस नहीं लगाएंगे। यूनिट कभी भी लिखो, उसके आगे कभी एस नहीं लगाओगे। किलोग्राम्स ऐसे नहीं बोलने का, समझ रहे हो क्या? 10 है और 10 क्या है? किलोग्राम ही है। एक एक करके कितने? 10 किलोग्राम। सेंटीमीटर्स, मीटर, सेंटीमीटर। कभी भी यूनिट या इकाई के आगे उसका बहुवचन या उसको एस नहीं लगाना है अपने को, समझ रहे हो क्या? उसको ज़्यादा नहीं करना है, वो यूनिट ही है खुद ही। किलोग्राम, मीटर, वो ईयर ईयर ही रहेगा। 10 ईयर्स पकड़ के धो अगले को, समझ रहे हो क्या? उसको अंग्रेजी नहीं आती है। 10 ईयर, समझ रहे हो क्या? आप कितने साल के हो? 22 वर्षों का नियम है, 22 वर्ष का हूँ, तो 22 ईयर्स नहीं, 22 ईयर का हूँ मैं। तो एस नहीं लगाना है किसी भी यूनिट के आगे, किसी भी इकाई के आगे। इसके बाद इसकी और भी यूनिट आएगी, इसकी यूनिट डिग्री आ जाएगी। और डिग्री बार बार लिख लेना, पाई रेडियन किसके बराबर आ जाएगा? 180 डिग्री के बराबर आ जाएगा। और इसकी यूनिट मिनट भी हो सकती है और इसकी यूनिट सेकंड भी हो सकती है। याद रखना है, आपसे पूछे जाएंगे, 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा कि कोण या एंगल की यूनिट क्या क्या होती है, तो उसमें बोल दिया मिनट, सेकंड, डिग्री और किलोग्राम। तो तुम्हारे मन में आने लग जाए, सर मिनट और सेकंड तो समय या टाइम की यूनिट होती थी, वो अलग मिनट सेकंड है, समझ रहे हो क्या? ये अलग मिनट सेकंड है। तो याद करना है एंगल की यूनिट क्या क्या हो सकती है, क्या क्या हो सकती है। रेडियन, डिग्री, मिनट और सेकंड सब कुछ हो सकती है, ठीक है। और इसको शो कैसे करेंगे, इसको दर्शाएंगे कैसे? डैश से। जैसे मैंने 1 डैश, अगर मैंने बोला एंगल 1 डैश बन रहा है, कोण 1 डैश है, तो इसे पढ़ेंगे 1 मिनट। एंगल कितने का बना है? 1 मिनट का। और इसके आगे 2 डैश लगा दिए, तो एंगल कितने का बना है? 1 सेकेंड का। समझ रहे हो? टाइम से कुछ लेना देना नहीं है, समय वो अलग समय है, वो समय पढ़ेंगे जब पढ़ेंगे। अभी डिग्री की, कोण की बात चल रही है। और याद करेंगे अपन, यूनिट के लिए याद करना पड़ेगा, क्योंकि बोल ही रहा हूँ नीट 2020 का सवाल भी था, तो तुम्हें याद करना पड़ेगा कि 1 डिग्री में कितने होते हैं अपने पास, मिनट या सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसे। 1 मिनट में कितने हो जाते हैं? 1 मिनट में 60 सेकंड, ये पता होगा आपको। ये 1 मिनट में 60 सेकंड अगर कोई लिख रहा है, तो वो किसके लिए लिख रहा है? टाइम के लिए लिख रहा है, समय के लिए लिख रहा है। तो एक एक पॉइंट लिखते चलो और बताते चलना। और 1 डिग्री में आपसे पूछ सकता है कितने मिनट हो सकते हैं, तो 1 डिग्री में 60 मिनट हो जाएंगे। ठीक है, तो कन्वर्जन आना चाहिए अपने को। अपनी आंखें कितना देख पाती हैं, कितना एंगल, ऐसा कुछ आपने पढ़ा हो, अपने को सब जरूरत पड़ेगी। अपनी आंखें कितना एंगल, आंखों पे रेटिना है, रेटिना होता है आंखों में, पढ़ेगा होगा आपने। रेटिना पर ही इमेज बनती है, और आंखें जो है ना वो केवल एंगल मेजर करती है। आंखें केवल किसको देख पाती हैं? एंगल को, कोण को। अब मेरे को बहुत दूर से मैंने किसी चीज़ को देखा और वो मेरे को एक ही दिखाई पड़ रही है। फिर टेलीस्कोप सुना होगा आपने, टेलीस्कोप लगाते हैं ना, तो फिर जब मैंने मान लो तारों को देख रहा हूँ मैं, और तारों को मैंने देखा तो मेरे को एक ही तारा दिखा। लेकिन जब टेलीस्कोप से देखा अपन ने, तो टेलीस्कोप से वहाँ पे 2 तारे दिखे। तो एक्चुअली रेजोल्यूशन पावर होती है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं विभेदन क्षमता, ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे हम। तो अगर बहुत पास पास की चीज़ें होंगी तो हमारी आंखों को ऐसा लग रहा होगा कि दोनों चीज़ें कहाँ हैं, एक के ऊपर एक ही है, लेकिन वास्तविकता में वो क्या थी? 2 अलग अलग चीज़ थी। तो आपकी आंखें, याद रखना, 1 मिनट उससे छोटा एंगल अगर आंखों पे बना तो फिर आंखों को लगेगा वो एक ही पॉइंट है। 1 मिनट से छोटा एंगल बना तो आंखों को क्या लगेगा कि वो एक ही ऑब्जेक्ट है, एक ही वस्तु है। 1 मिनट से बड़ा एंगल बना आंखों पे तो अपनी आंखों को क्या लगेगा? वो 2 अलग अलग चीज़ें हैं। समझ रहे हो गया? तो आप इसके नीचे एक पॉइंट लिख लो। पॉइंट में ये लिख लेना कि आंखों पर, पहले हिंदी में लिख लीजिए, आंखों पर न्यूनतम कोण 1 मिनट का संभव है। ऑन आइज मिनिमम एंगल
विल बी 1 मिनट। ठीक है ना, मिनिमम एंगल ऑन आईज इज 1 मिनट। तो कोई भी आपसे पूछे आंखों पर छोटे से छोटा कितना एंगल बन सकता है, 1 मिनट का, और एंगल तो उससे भी छोटा बनेगा, लेकिन उससे छोटा एंगल बनेगा तो हमारे काम का नहीं रहेगा, फिर हमें दोनों पॉइंट, दोनों बिंदु, दोनों वस्तुएं कैसे दिखेंगी, एक के ऊपर एक ही दिख जाएंगी, तो फिर हमें पता नहीं लगेगा कि चीज़ें दो अलग अलग हैं कि एक ही हैं। ठीक है, तो आप ये प्लीज़ याद करने वाले हो, और इससे आप कन्वर्जन कर सकते हो। बताओ 1 मिनट को कन्वर्ट करो, 1 मिनट, अगर यहाँ पे 1 मिनट करते 60 नीचे आ जाता, तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा, 1/60 डिग्री। समझ रहे हो क्या, 1 मिनट में 1/60 डिग्री। इसके आगे आप 2 फैक्टर्स भी मैं अभी बताऊंगा आपको, तो ये डिग्री में आंसर आ रहा है, और इसी में साइड में लिखते चलना सारी चीज़ें। अपने पास एक और रिजल्ट आया था, पाई रेडियन किसके बराबर था, पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर था। तो बताओ 1 डिग्री किसके बराबर होगा, पाई बाई 180 रेडियन के बराबर। ऐसे लिख सकते हैं अपन, है ना, नीचे ले आए उसको 180 को, और या फिर इससे ये निकाला है, इससे ऐसे भी निकाल सकते हैं, 1 रेडियन किसके बराबर होगा। अगर 1 रेडियन होगा तो पाई नीचे चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 180 बाय पाई। किस में आ जाएगा, ये डिग्री में आ जाएगा। कुल मिला के यहाँ पे ये लिख लो, फिर समझाता हूँ कि क्या क्या पॉइंट हैं, और ये कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस पॉइंट्स देख लो। आपको जब भी डिग्री को रेडियन में बदलना है या रेडियन को डिग्री में बदलना है, तो आप मल्टीप्लाई करोगे, या तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करोगे, या 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करोगे, और उसमें कुछ रटने वटने की ज़रूरत नहीं है। जैसे बताओ, मेरे पास इसका एग्जांपल मैं बता देता हूँ, मान लो 60 डिग्री होता, मेरे पास डिग्री होता, तो डिग्री से तो डिग्री कैंसिल होना चाहिए, तब रेडियन आएगा। आप इसे मल्टीप्लाई करो पाई बाई 180 से, और ऐसे सोचो कि यहाँ ये भी डिग्री था, ये भी डिग्री था, डिग्री ने डिग्री को क्या कर दिया, कैंसल, तो पाई मतलब आंसर किस में आने लग गया, रेडियन में। आपको मल्टीप्लाई करना है, या तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना है, या 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करना है। और आसान बता देता हूँ, जो ऊपर लिखा हुआ है ना वही आंसर आएगा। जैसे आपसे किसी ने पूछा कि हमने किसी एंगल को मल्टीप्लाई कर दिया पाई बाई 180 से, तो ये पाई किस में था, रेडियन में था ना, आंसर भी किस में आने वाला है, रेडियन में। कुछ खास पॉइंट नहीं है। अगर एंगल को मल्टीप्लाई कर दिया आपने 180 बाय पाई से, तो 180 किस में था, डिग्री में, आंसर भी किस में आने लगेगा, डिग्री में आने लगेगा। तो याद करना है, डायरेक्टली पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, ऊपर क्या है, रेडियन है, आंसर भी किस में आने वाला है, रेडियन में। और 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर रहे हो, ऊपर डिग्री है, आंसर भी किस में आने वाला है, डिग्री में। या तो 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करोगे, या पाई बाई 180, किसी से मल्टीप्लाई कर दो, उसमें कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। जो ऊपर लिखेंगे सर उसका आंसर आएगा, 180 बाई पाई तो डिग्री में आंसर आएगा सर, पाई बाई 180 रेडियन में आंसर आएगा, उसमें ऐसे कन्फ्यूज़ नहीं होने का। तो इस सवाल को ना कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए ये तो ज्ञान चलता जा रहा है। यहाँ पे 1 मिनट में कितना आया था, 1/60 डिग्री। अब डिग्री को रेडियन में बदलना है, सर रेडियन में बदलना है तो ऊपर रेडियन आना चाहिए, रेडियन में बदलना है तो ऊपर रेडियन आना चाहिए, और ऊपर अगर रेडियन आना चाहिए तो मल्टीप्लाई कर दोगे पाई बाई 180 से। समझ रहे हो क्या। तो ये किस में था, डिग्री में था, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करके अब ये आंसर किस में आ जाएगा, रेडियन में आ जाएगा। कुछ कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हो पाई बाई 180। और कैसे आया होगा, डिग्री ने डिग्री को क्या किया होगा, कैंसिल किया होगा, ये भी डिग्री में, और 1/60 भी किस में है, डिग्री में, डिग्री से डिग्री क्या हो गया होगा, कैंसिल हो गया होगा, तो बचेगा क्या, रेडियन बच जाएगा आंसर। और याद करना है अपने को, रेडियन में बदलना है तो ऊपर रेडियन लिख दो सर पाई बाई 180, डिग्री में बदलना है ऊपर डिग्री रख दो सर 180 बाई पाई। और ये 180 बाई पाई कहाँ से आया, क्योंकि सर पाई और 180 बराबर था, इसीलिए अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं या तो पाई बाई 180 से या 180 बाई पाई से। तो कन्वर्जन हो जाएंगे बड़ी आसानी से, और ज़रूरत पड़ेगी नहीं आपको, जो कन्वर्जन की ज़रूरत पड़ेगी ओरली हो जाएंगे। तो अभी याद करना है अपने को, कोण या एंगल के बारे में कोई कुछ भी पूछे उसका एक फॉर्मूला याद करना है, आर्क अपॉन रेडियस, है ना, चाप बटे त्रिज्या। चाप या आर्क की लंबाई प्लीज़ याद कर लेंगे, आर थीटा, थीटा रेडियन में होना चाहिए। सर रेडियन में निकालेंगे कैसे हम, रेडियन में चीज़ें चाहिए तो ऊपर रेडियन आना चाहिए, ऊपर रेडियन मतलब पाई बाई 180,
समझ रहे हो क्या? रेडियन में आंसर तभी आएगा, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दो। 45 सर रेडियन में चाहिए, पाई बाई 180। समझ रहे हो क्या? डिग्री में चाहिए तो 180 बाई पाई हो जाएगा। तो बिल्कुल आसानी से आ जाएगा ये कन्वर्जन, आप प्लीज़ याद कर लो। इस कन्वर्जन के बाद आप फटाफट एक दो छोटे छोटे सवाल बता दो, ठीक है? एग्जाम्पल में लिख लो कन्वर्ट 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 इनटू डिग्री लिख लो। चलो कन्वर्ट इनटू डिग्री, या डिग्री में परिवर्तित कीजिए, डिग्री में परिवर्तित कीजिए, है ना? कुछ यूजलेस और बेकाम के सवाल कुछ नहीं करेंगे, और बहुत ज़्यादा आसान सवाल भी नहीं करेंगे। अपने जो आते हैं ना वो करेंगे अपन। तो ये उसी चीज़ को 10 बार सुनने की ज़रूरत नहीं है, समझ लेने का फंडा बता दिया है आपको। कुछ समझ में आया हो नहीं आया हो, आर थीटा वो याद करना है। मिनट, सेकंड, डिग्री और रेडियन, चारों किसकी यूनिट हैं, चारों किसकी इकाइयाँ हैं? कोण की, एंगल की, वो याद होना चाहिए आपको, ठीक है? पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, सर पाई रेडियन है, रेडियन में आंसर आएगा। सर 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो डिग्री है, डिग्री में आंसर आएगा। चलिए अपने को डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो रेडियन में कुछ मान लीजिए आप, रेडियन मान लीजिए 2 पाई दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन में 2 पाई दिया गया है, तो 2 पाई दिया गया है तो वैसे भी पता होता है, और यूनिट की ज़रूरत ही नहीं है मेरे को। तो पाई का मतलब 180 होता है क्या? सर 180 रख दो यहाँ पे, 180 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। और सर आपने जो सिखाया है, ये तो मैंने मेंटली कर लिया 360, आपने सिखाया था हमें कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो ऊपर भी डिग्री आएगा सर, तो ऊपर डिग्री आ गया, तो पाई से पाई के अंदर कितना अंतर आ गया? 360 डिग्री आ जाएगा। ऐसे कोई 5 पाई बाई 4, 5 पाई बाई 4 आ जाएगा, 5 पाई बाई 4। इसको भी कन्वर्ट करना है तो कन्वर्जन बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। वो मैथ्स आपकी कितनी तेज़ है, अपन जितना भी मैथ्स पढ़ा रहे हैं ना, आपकी दिमाग खोलना चाहते हैं, हम दिमाग खोलना चाहते हैं। और एक और बात बता देता हूँ, देखो बायो आजकल बच्चा लेता है 2 कारण से, या तो आपको बायो में खूब इंटरेस्ट हो, तब आपने बायो, सर मेरे को लोगों को सेवा देने में मज़ा आता है, ऐसे लोग मेरे पास आ रहे हो गंदी गंदी शक्ल बना के कि हमारे पेट में दर्द है, तो उनको इंजेक्शन लगाता हूँ तो दिल को खुशी होती है सर, इसलिए मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। तो या तो आपको वास्तविकता में जज्बा हो कि सर मैं मुफ्त में इलाज करूँगा लोगों का, तो मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, समाज सेवा करूँगा, ठीक है? और दूसरा ये कारण होता है, सर मेरे को मैथ से नफरत थी, तो मैथ से नफरत थी इसलिए ऑप्शन क्या बचा है? सर बायो ही लूँगा। तो जिनको मैथ से नफरत है उन्होंने बायो ले रखी है, उनको पढ़ने में बहुत दिक्कत होगी फिजिक्स, क्योंकि मैथ से नफरत थी, मैथ से पीड़ा छुटा गई, यहाँ पे आए सर फिर मैथ्स आ गई, ये गलत बात है। समझ रहे हो क्या? तो आपके बायो लेने का कारण क्या होना चाहिए? सर मुझे बायो में इंटरेस्ट है। जब इंटरेस्ट होगा तभी तो पढ़ने बैठेंगे ना। और ये है कि सर मेरे को उस दुश्मन से बचना था, इसलिए उस दुश्मन से भला ये वाला दुश्मन, तो भैया दुश्मन तो दुश्मन ही रहेगा, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। इसलिए आपका कारण क्या होना चाहिए कि बायो में इंटरेस्ट है सर मेरा, इसलिए मैं बायो ले रहा हूँ। मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं था सर, मैथ्स आपकी शक्ल जैसा है सर, इसलिए उसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए हमने क्या ले ली? बायो। तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैथ्स की ज़रूरत पड़ेगी अपने को, ठीक है? और जहाँ तक इस सवाल की बात है, सवाल में कुछ खास बात है नहीं। 5 पाई बाई 4 डिग्री में आंसर चाहिए, तो 180 बाई पाई, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। कितना आंसर आ रहा है? 225 225 डिग्री, ये आंसर मान लिया अपन ने। समझ रहे हो गया? तो याद करना है किसको किस में कन्वर्ट करना है, देख लेना, सॉल्व कर लेना। इसके बाद इसी में तुम्हारे, वैसे तो मैं ऑप्टिक्स का सवाल कराने वाला था लेकिन बाद में कराता हूँ सवाल। इसी में आप क्या करिए, एक हेडिंग लिखिए, हेडिंग में लिखिए ASTC रूल। ASTC रूल सब पढ़ा हुआ है आपका, सब पढ़ा हुआ है आपको, सब आता है। आप क्या है, अंतर्यामी हो भैया, सब आता है आपको। ASTC इसको याद कर लेना आप। ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी। कॉफ़ी आज पहले दिन मैं सबको कॉफ़ी पिलाता हूँ एक्चुअली, उसके बाद लोगों से कॉफ़ी पीता हूँ मैं, तो ये याद कर लेंगे। ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी, ऑल स्टूडेंट, ये इंग्लिश हिंदी दोनों ही याद कर लेना, इसमें कुछ वैसा नहीं। ऑल का मतलब सभी, ऑल का मतलब सभी पॉजिटिव होंगे। कहाँ पॉजिटिव होंगे वो देख लेंगे अपन, पहले क्वाड्रेंट में होंगे। पहला मतलब 0 से 90 डिग्री के बीच में, ठीक है? स्टूडेंट का S, साइन और साइन का भाई, साइन कॉस टेन कॉसेक, तो साइन और कॉसेक। साइन का उल्टा होता है कॉसेक। और केवल अगर आपने साइन लिखा तो मैं धोऊंगा आज से आपको। साइन का कुछ अस्तित्व नहीं है, साइन के कपड़े हैं थीटा। समझ रहे हो? बिना साइन बिना थीटा के केवल कपड़ों, उसका भी कोई मतलब नहीं, थीटा लिख दिया
उसका कोई मतलब नहीं, बिना कपड़े के दुकान में पड़े हुए हैं कपड़े, अब उसके अंदर हमारे जैसा सुंदर व्यक्ति होगा तभी तो कपड़ों का निखार आएगा। तो इसलिए क्या है, साइन और थीटा ये साथ में होने, इनको किसी ने अलग किया उसको धोऊंगा मैं, इधर साइन रह गया सर, थीटा चला गया नीचे, इधर दूसरी तरफ चला गया, डिवाइड कर दिया, तो उसे धोएंगे अपन, ठीक है। इनका चोली दामन का साथ है, ये साथ, ये कॉसेक थीटा, इनको अलग नहीं करेंगे अपन, इनको करोगे तुम आगे अलग, समझ रहे हो क्या। और इस थीटा की जगह वैल्यू बता दूंगा मैं आपको वैसे तो, साइन चाहो तो ब्रैकेट भी लगा सकते हो, साइन थीटा साइन एंगल है, आर्ग्यूमेंट कहते हैं उसे मैथ्स में। साइन थीटा जुड़े हुए हैं ये, राम और श्याम है, लव कुश हैं ये, समझ रहे हो क्या, साथ में रहेंगे ये। ऐसे ही टेन थीटा कॉट थीटा, ये पॉजिटिव रहेंगे, जो जो पॉजिटिव रहेंगे उनके बारे में बता रहे हैं, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव। और सी से आ जाएगा कॉस थीटा और सेक थीटा, ये क्या रहेंगे, पॉजिटिव। तो ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी, सभी विद्यार्थी कॉफ़ी लेंगे, लेकिन हिंदी में लिखोगे तो ये सब आएगा कैसे। तो ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी ये बना लेने का, और इसके बाद इसमें अपन ने बनाया हुआ है, ये दो लाइनें बनाई हुई हैं, है ना। इस एक लाइन को तुम एक्स एक्सिस कह सकते हो, एक्स अक्ष कह सकते हो, और एक को वाई एक्सिस या वाई अक्ष कह सकते हो। कुछ नहीं बोलेंगे तो कैसे घूमोगे, हमेशा पॉजिटिव रहने का, हमेशा पॉजिटिव। तो पॉजिटिव के लिए हमेशा ऐसे ही घूमना है, एंटी क्लॉकवाइज, समझ रहे हो क्या, घूमना है, कोई कुछ नहीं बोलेगा, ऐसे ही घूमेंगे एंटी क्लॉकवाइज। और इसको हम बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, पहला क्वाड्रेंट। इसको क्या बोलोगे आप, सेकंड क्वाड्रेंट। इसको प्यारा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये बहुत प्यारा फोर्थ क्वाड्रेंट। चार भाग आपको बनाने हैं, इनमें एंगल थोड़े बहुत अगर आप बनाना चाहो तो ये 0 डिग्री है, यही रहेगा 0। जब भी मैं बोलूँ 10 30 डिग्री या 30 डिग्री, तो 30 डिग्री कहाँ से, 0 से 30 ऊपर, ये मानना है। ये 0 डिग्री, ये कितना हो जाएगा भाई, 90 ऊपर। ये कैसे पता लगा 90, वो डी से देखा हमने, तो परपेंडिकुलर या लंबवत दिख ही रहा है। ये कितना हो जाएगा 180, ये कितना हो जाएगा, और वापस से घूम के आ जाओगे 360। और भी रुका नहीं है ये, और भी घूम सकते हो आप आगे, है ना, तो वो आगे भी चला जाएगा। तो इस ये जो पहला पार्ट दिख रहा है, पहला पार्ट मतलब 0 से 90 डिग्री के बीच में, हर मतलब ऑल पॉजिटिव है। ऑल मतलब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 होते हैं, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक और कॉट, वो 6 के 6 इस पहले भाग में क्या रहेंगे, धनात्मक रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। समझ रहे हो क्या, याद करना। मतलब किसी ने बोल दिया कॉट 30 डिग्री कितना होगा, बोलना पॉजिटिव होगा, कितना होगा ये तो नहीं पता, लेकिन 0 से 90 के बीच में आ जाएगा, है ना। ऐसे ही 90 और 180 के बीच में केवल साइन और साइन का उल्टा कॉसेक, और याद ही है आपको थीटा जरूर लगाने का, साइन थीटा कॉसेक थीटा, ये दोनों पॉजिटिव। कोई बोलता साइन 120 डिग्री, तो 120 90 से 180 के बीच में, इसलिए साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और साइन पॉजिटिव है तो साइन का उल्टा भी पॉजिटिव रहेगा, जैसे 2 पॉजिटिव है तो 1/2 भी तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो कॉसेक इसका उल्टा है। यहाँ पे ये ऑल मतलब सारे पॉजिटिव, ये साइन, ये क्या हो जाएगा टेन और कॉट, टेन थीटा कॉट थीटा, यहाँ पे क्या रहेंगे, पॉजिटिव। इसके अलावा 6 हैं, 6 में से 2 पॉजिटिव हो गए तो 4 क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। और यहाँ पे कॉस और कॉस का उल्टा सेक थीटा, ये दोनों क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। यहीं से एक ज्ञान मिलने वाला है आपको। अभी जो आपसे मैं वैल्यू पूछूं तो 3 फॉर्मूले और याद करने, ये तो याद होगा ही तुम्हें, लेकिन ये अपने इतना आएगा नहीं, अपने आएगा ये जो मैं इससे रिजल्ट निकालने वाला हूँ। तो रिजल्ट याद करना ये तो सबको पता ही होगा, और अभी अपन इसमें क्वेश्चन भी करने वाले हैं, तो याद करना है अपने को। ये 4 भाग हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इससे अपने को पता लगेगा, इससे वैल्यू नहीं पता लगेगी, इससे चिन्ह साइन पता लगेगा कि आंसर प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा, कितना आएगा, उसके लिए दूसरे रूल पढ़ेंगे अपन। अभी मेरे को आप ये 3 वैल्यूज़ याद कर लो, वैसे तो आपको वैल्यू निकालनी आनी चाहिए। मैं आपसे पूछता साइन माइनस थीटा कितना होगा, तो आप ये बोलेंगे माइनस थीटा होता कहाँ है सर। देखिए ऊपर जाते हैं तो प्लस में एंगल आता था, तो मतलब नीचे जाना पड़ेगा। नीचे जाओगे तो इस फोर्थ पार्ट में सर केवल कॉस पॉजिटिव होता है, इसका मतलब साइन किस में आना चाहिए, नेगेटिव में। इसीलिए साइन माइनस थीटा का
आज से आंसर याद करेंगे माइनस साइन थीटा। अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ मैं, यहाँ से जो चित्र है ना उससे बता रहा हूँ मैं आपसे। कोई मेरे से बोलता कॉस माइनस थीटा कितना होगा? सर माइनस थीटा का मतलब, माइनस का मतलब नीचे, और नीचे सर यानी फोर्थ पार्ट में आ गए। प्लस, ये माइनस प्लस कैसे? प्लस एंगल मतलब ऊपर घूमना है, +30 +90, देखो प्लस में ही तो लिखा है सब, क्योंकि अपन ऐसे घूम रहे हैं। अभी ऐसे घूमते तो ये 0 आता, और ये क्या आता? -90। ये क्या आता? -180, -270, -360। तो माइनस थीटा का मतलब आप किस पार्ट में हो? फोर्थ पार्ट में हो। फोर्थ में सर कॉस तो पॉजिटिव होता है, आंसर किस में आ जाएगा? प्लस कॉस थीटा। आपसे कोई पूछता tan माइनस थीटा कितना होगा सर? -tan थीटा। क्यों बोल रहा हूँ वो समझ लेना। और जब भी एंगल आपको देंगे ना हम, ये जितने भी एंगल हैं, अगर कुछ ना बोला हो तो ये एंगल हमेशा 0 से 90 के बीच में ही मानना है। ऐसे नहीं ज्ञान मत लगा देना कि सर साइन के अंदर -120 लिखा होता, सर -120, सर यहाँ से यहाँ पे तो -90 ही होता, -120 तो इधर आ जाता। इधर नहीं, हमेशा एक्यूट एंगल मानते हैं। जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहे हैं हम आपको, इसमें थीटा कौन सा एंगल है? जो 0 से 90 के बीच में है, 90 से छोटा एंगल है। तो इसीलिए साइन माइनस थीटा कितना हो जाएगा सर? फोर्थ पार्ट में। फोर्थ पार्ट में केवल कॉस ही पॉजिटिव है, तो याद कर लेना कॉस का आंसर तो किस में आएगा? प्लस में, और बाकी दोनों आंसर किस में आएंगे? माइनस में। कोई पूछ लेता साइन -30 कितना होगा? -sin 30। कॉस -30 कितना होगा? कॉस माइनस को खा जाता है, याद कर लो। क्यों खा गया? क्योंकि माइनस थीटा पड़ा फोर्थ पार्ट में, और फोर्थ पार्ट में पड़ गया तो माइनस हट जाएगा, माइनस हट जाएगा तो आंसर आ जाएगा अपने पास। ज़रूरत पड़ेगी अपने को इन सब की, तो प्लीज़ ये वैल्यूज़ आप याद करने वाले हो। इसके बाद है ना, ये तीनों फॉर्मूले याद कर लेना, बिल्कुल सिंपल से फॉर्मूले हैं, आता आपको सब पहले ही है, बस देख लो कि ठीक ठीक तो पढ़ रहे हैं कि नहीं। इसके बाद इसमें आप ट्रिग्नोमेट्री बताइए। यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखिए, एक क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन में ये एंगल 60 डिग्री, ये थीटा की वैल्यू 60 डिग्री दे रखी है, और ये भी 60 डिग्री दे रखी है। ये एक साइड 2 मीटर दे रखी है। ये ट्रायंगल, ये त्रिभुज दिख रहा होगा, समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल दिख रहा होगा आपको। इसमें इसको थीटा बोला है, बाकी को 60-60। इसमें साइन थीटा की वैल्यू बता दीजिए। साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू इस ट्रायंगल से, जो आपको याद है वो नहीं, याद तो है ही लेकिन वो निकाल लेते हैं ना यहाँ से। बताओ साइन थीटा की वैल्यू इस ट्रायंगल से बताओ। साइन थीटा मतलब साइन 60 आना चाहिए यहाँ पे, तो साइन 60 की वैल्यू आनी चाहिए थी √3/2। कहाँ है √3/2? √3/2 आना भी तो चाहिए। √3/2 कहाँ से आएगा √3/2? तो यहाँ से एक पॉइंट याद रखेंगे जो आपको याद होगा, बट आप बता नहीं रहे हो, आप गजनी बन गए हो। इस समझ रहे हो क्या मैं क्या पूछ रहा हूँ? मैं पूछ रहा हूँ जो तुम्हें याद है उसको प्रूफ करके बता दो। तुम्हें याद है साइन 60 √3/2 होता है, तो तुम्हारा छोटा भाई आया कि भैया तुम डॉक्टर बनने वाले हो, शक्ल तुम्हारी ऐसी है, तो ये देखो ये रहा ट्रायंगल, इसमें साइन 60 बता दो, √3/2 आप तो रटते हो, बताओ √3/2, बता दो √3/2। साइन 60 समझ में आ रहा है कि क्या पूछ रहा हूँ मैं? छोटा भाई पूछ सकता है ना यार, उसके भी आई 6th क्लास में साइन 60 आ गया उसके, वो आया मेरा भैया तो तेज है, पापा बोलते हैं मेरे को तेरे से सारी उम्मीद है। तो बड़ा भाई तो आदर्श है, गए बड़े भाई के पास, बड़ी दीदी के पास गए कि दीदी बहुत ज्ञान है आप में, बताओ साइन 30 डिग्री। तो आपको आज से याद रखना है, अगर इसमें तुमने साइन थीटा निकालने लग गए तो फिर मैं तुम्हें प्रणाम करने लग जाऊँगा। मैं बोलूँगा कहाँ थे प्रभु आप, इतने दिनों तक दर्शन क्यों नहीं दिए? आज से याद रखना है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, साइन कॉस टेन, कॉसेक सेक कॉट, ये सब केवल राइट एंगल ट्रायंगल में लगेगा, केवल उस ट्रायंगल में लगेगा, केवल उस त्रिभुज में लगेगा जिसका एक एंगल कितना होगा 90 डिग्री। यहाँ से निकाल सकते हो लेकिन तुम्हें 90 डिग्री बनाना पड़ेगा। यहाँ से आप क्या करते, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते भाई, ये 90 हो जाता, ये 90 हो जाता, ये 30 हो जाता, ये वाला एंगल 30 हो जाता। फिर अपन पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, उससे अपन परपेंडिकुलर निकाल लेते हैं, लंब निकाल लेते हैं, कर्ण या हाइपोटेन्यूज था ही हमारे पास, फिर √3/2 भी प्रूफ हो जाता। लेकिन ऐसे प्रूफ नहीं होएगा। तो यहाँ से हमें एक बात पता लगी, पता तो पहले से ही थी लेकिन लिखनी पड़ेगी। तो ये सवाल नहीं है, इसके यहाँ पे एक अगला पॉइंट लिख लेंगे अपन।
पॉइंट में स्वर्ण अक्षरों में लिखेंगे अपन, गोल्डन वर्ड्स में लिख लेना कि ऐसे लिख लेना साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा साइन कॉस टेन कॉसेक सेक और कॉट। ये केवल किस में लगाना है? हाँ, ओनली 90 डिग्री का ट्राइंगल। हिंदी में लिख लेना ताकि मन मंदिर में बस जाए। और 90 डिग्री का ट्राइंगल नहीं बना तो मैं बनाऊंगा फिर। अपने को एग्जाम में ज़रूरी थोड़ी ना है कि हर बार 90 डिग्री हो एंगल एक, तो वो ट्राइंगल कैसा भी होगा अपन खुद से बनाएंगे। उसमें क्या बनाएंगे? 90 डिग्री बनाएंगे अपन उसमें। और 90 डिग्री बन गया फिर क्या लगने लग जाएगा? साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। तो 90 डिग्री का ट्राइंगल होना चाहिए। एक तो ये बात पता होनी चाहिए। दूसरा, अगर 90 डिग्री का ट्राइंगल बन गया तो ये रहा 90 डिग्री का ट्राइंगल और ये रहा एंगल थीटा, मान लिया मैंने, ठीक है। तो इसमें कर्ण मतलब हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर, लंब और आधार बेस वो सब आपको पता होना चाहिए। सबसे लंबी साइड हाइपोटेन्यूज होती है, कर्ण होती है। और जितना बड़ा एंगल होता है ना, जैसे देखिए ये एंगल छोटा है तो इन दोनों के बीच की दूरी भी क्या हो गई? छोटी। क्या एंगल बड़ा हो गया? एंगल बड़ा करता जा रहा हूँ मैं। पहले एंगल 0 था तो इन दोनों हाथों के बीच की दूरी भी कितनी हो गई? 0। अब एंगल बढ़ाते जा रहा हूँ तो दूरी बढ़ती जा रही है क्या? याद रखना है कि एंगल जितना बड़ा उसके सामने की साइड भी उतनी बड़ी। 60 60 60 तीनों एंगल सेम है क्या? इसलिए तीनों के सामने वाली साइड भी क्या होगी? सेम होगी। समझ रहे हो गया? याद करना है जितना बड़ा एंगल। तो ये 90 डिग्री है तो इसी को क्या कहना है? हाइपोटेन्यूज कहना है, या इसी को कर्ण कहना है अपने को। जिस साइड पे दोनों एंगल आएंगे उसी को आपको बेस कहना है, उसी को क्या कहना है? आधार या बेस कह सकते हो। जो बच जाएगा वो लंब हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, याद करना है अपने को। और वैसे देख लो, ऐसी कुछ खास पॉइंट है नहीं। साइन थीटा का फॉर्मूला ये सब बिल्कुल ऐसे मानते हुए पढ़ा रहा हूँ मैं कि बस छठी से छूट के सीधे 11वीं में एडमिशन लिया है तुमने, तो इसलिए सब चीज़ें लिखवा देता हूँ। एक एक बार याद कर लेना है। साइन थीटा का फॉर्मूला पता होगा तुम्हें? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि लंब बटे कर्ण आ जाएगा, है ना। साइन थीटा लिख लेना। कॉस थीटा आधार बटे कर्ण या बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज आ जाएगा। और टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस लंब बटा आधार। तो ये साइन थीटा आ जाएगा। साइन थीटा वही क्या लिख सकते हो? 1 बाय कॉसेक थीटा, साइन कॉस टेन कॉसेक। और इसको क्या लिख सकते हो? 1 बाय सेक थीटा और 1 बाय कॉट थीटा। तो ये कुछ पॉइंट्स तुम्हें पता हैं, 90 डिग्री पर होते हैं। ये सब तुम्हें याद करना है, ठीक है ना। यूनिट याद कर लेना, ये पॉइंट्स याद कर लेना। इसके बाद आप इसमें फटाफट कुछ वैल्यूज़, कुछ रूल मैं बता रहा हूँ और 2 तरीके से बता रहा हूँ। आप एग्जाम्पल ही लिखो, उसी में समझ लेना सारे, कुछ थ्योरी वेरी नहीं है। एग्जाम्पल में हमें निकालना है कॉस 120 डिग्री। सब इसी में समझा रहा हूँ, आप लिखते चलेंगे और बताते चलेंगे। जब भी आपको ऐसा कोई भी वैल्यू निकालनी हो तो सबसे पहले पता लगाएंगे, ये जो 120 है ना, ये 2 ऐसे एंगल के बीच में आना चाहिए। अब वो सब भूल जाना, 90 90 सब भूल जाना। आपको इस एंगल को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में बनाना है। एक्स अक्ष तो सबको पता ही होगा, ये रही एक्स एक्सिस, और ये कौन सी आ जाएगी? वाई एक्सिस। तो 120 120 वो कहाँ पे आएगा? ये 90 होता है और ये 180 होता है। तो यहाँ पे कहीं पे आओगे तभी ये एंगल कंप्लीट कितना हो जाएगा? 120 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो हमेशा जो भी एंगल दिया जाएगा उसको आपको बनाना है उन 2 एंगल के बीच में, जिसमें से एक एंगल x पे आना चाहिए और एक एंगल y में आना चाहिए। तो इसको हम ऐसे लिख सकते थे, इसको हम लिख सकते थे cos। अब केवल x और y एक्सिस के एंगल में तोड़ लेना। बताओ, y एक्सिस पे 90 आ रहा है ना, तो या तो इसे 90 + 30 लिख सकते थे, और या फिर इसी को लिख सकते थे cos 180 - 60 लिख सकते। हर बार यही करना है, जो एंगल बोला जाए वो एंगल x और y एक्सिस के बीच में बना लेना, और आंसर इस एंगल से भी आ जाएगा, आंसर इस एंगल से भी आ जाएगा। याद रखना है, एग्ज़ाम में आंसर हमेशा x एक्सिस वाले एंगल से ही निकालना है, नहीं निकालना y एक्सिस वाले से। क्यों नहीं निकालना वो बता रहा हूँ, हर बार यही करना है। मान लो कोई बोल देता 210 डिग्री, अगला कर लेंगे 210, इधर कहीं आ जाएगा क्योंकि ये 180 होगा,
180 में 90 जोड़ोगे ये कितना होगा, 270 हो जाएगा। तो 180 से 270 के बीच में, मतलब 210 को क्या लिखते, या तो 180 में कुछ जोड़ते या 270 में कुछ माइनस करते। ऐसे ही 120 को भी क्या लिखा है, या तो 90 में कुछ जोड़ दो या तो 180 में कुछ माइनस कर दो। अब याद करना, जो एक्स एक्सिस पर एंगल आएगा उसी से आंसर निकालना। क्या ये 180 एक्स एक्सिस पर है, तो ये 180 और माइनस को गायब कर देना, आंसर आ जाएगा cos 60। समझ रहे हो क्या? केवल एक्स एक्सिस वाले, और ये मैं सिखा ही नहीं रहा हूँ, बस वैसे तो बता दूंगा, लेकिन याद रखना है, कुछ ज़्यादा ज्ञान नहीं लगाना है। पहला एंगल, आपको ये जो एंगल दिया होगा इस एंगल को तोड़ना पड़ेगा। इस एंगल को किस में तोड़ना पड़ेगा, या तो पहला एंगल लिखना चाहिए एक्स एक्सिस वाला या तो वाई एक्सिस वाला। उसमें भी आपकी प्रायोरिटी रहनी चाहिए कि पहला एंगल किसका लिखूँ मैं, एक्स एक्सिस का। उससे फ़ायदा क्या होगा, वो एंगल और वो साइन दोनों क्या हो जाएंगे, गायब। कुछ नहीं करना है अपने को, आंसर आएगा cos 60। cos 60 पता ही होगा आपको, cos 60 कितना होता था, 1/2 आ जाएगा। केवल ये मैग्नीट्यूड आया है, ये केवल परिमाण आया है, चिन्ह या साइन मैंने पहले ही बताया हुआ था। क्या पहले पार्ट में ऑल पॉजिटिव था, सभी पॉजिटिव थे, दूसरे में ऑल, यहाँ पे स्टूडेंट का एस आता था, यहाँ पे तो सर साइन पॉजिटिव होता था, लेकिन आप तो सर कॉस पूछ रहे हो। इसका मतलब जो आंसर आया है भगवान के लिए, उसके आगे सुंदर माइनस लगा देना। आंसर कितना है, -1/2। और पहला एंगल हमेशा एक्स एक्सिस का ही लिखूंगा मैं, ताकि मेरे को और चीज़ें याद नहीं करनी पड़े। आंसर तो इससे भी आ जाएगा, लेकिन इसमें तुम्हें चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। पहला एंगल हमेशा किस एक्सिस पर होना चाहिए, एक्स एक्सिस पर। रट लो, कोई बोले वाई एक्सिस तो थप्पड़ मार दो उसे, और नहीं मानेंगे हम, ठीक। कुछ भी बोलोगे, मैं पहला एंगल हमेशा किस पे बनाऊंगा, एक्स एक्सिस पे। उसमें मेरे को याद कम करना पड़ता है। आंसर तो इससे भी आ जाएगा, वो भी बता देता हूँ मैं। अगर पहला एंगल, अब ये पहला एंगल किस में है, ये पहला एंगल क्या वाई एक्सिस पर दिख रहा है, वाई अक्ष पर दिख रहा है। अगर ऐसा होगा तो ये दोनों चीज़ें गायब तो होंगी, ये दोनों चीज़ें गायब तो होंगी, लेकिन ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ना, कॉस, इसको बदलना पड़ेगा आपको। अब किसको किस में बदलना पड़ेगा, अगर साइन दिखा तो उसको कॉस में बदलना पड़ेगा, और ये डबल एरो दोनों तरफ लगाया हुआ है, साइन दिखा तो कॉस में बदलना, कॉस दिखा तो साइन में बदलना, टेन दिखा तो कॉट में बदलना, कॉट दिखा तो टेन में बदलना, और जो बच गया है कॉसेक और सेक। अभी देखो फालतू में याद करना पड़ रहा है ये सब, तो अपने को याद करने की जरूरत नहीं है, अपना तो ओरली आंसर आएगा। अपन पहला एंगल बनाएंगे एक्स एक्सिस का। एक्स एक्सिस पे कौन कौन से एंगल आते हैं सर, 0 एक्स एक्सिस पर आता है, 180 एक्स एक्सिस पर आता है, 360 आता है, 540 आता है, 720 आता है ना। हम हमेशा पहला एंगल कौन सा बनाएंगे, एक्स एक्सिस का। उससे फ़ायदा क्या होगा कि पहला एंगल और साइन दोनों गायब, तो हमें ऊटपटांग चीज़ें याद ही नहीं करनी पड़ेंगी। इसको उसमें बदलो, उसको उसमें बदलो, कुछ नहीं बदलना हमें, और डायरेक्टली आंसर लिखना है। समझ रहे हो क्या? बट आपको सिखा देता हूँ, वरना आप बोलोगे सर आता नहीं था क्या दूसरा तरीका आपको। तो बताओ, ये 90 और माइनस ये तो हट गया, एंगल तो अभी भी कितना बाकी रह गया, एंगल तो अभी भी कितना बाकी रह गया, 30 डिग्री। लेकिन कॉस को बदलना पड़ेगा साइन में, क्योंकि पहला एंगल वाई अक्ष का है, वाई एक्सिस का है। पहला एंगल अगर वाई एक्सिस पर आ गया तो फिर बदलना पड़ेगा, पहला एंगल एक्स एक्सिस पर आ गया नहीं बदलना पड़ेगा। अब वो सब याद मत करो कि वो n π/2 n π, वो किसी के समझ में नहीं आने वाला। मैथ्स थोड़ा ना पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं अपन। तो याद रखना, वाई एक्सिस पर पहला एंगल आया तो ट्रिग्नोमेट्रिक वाले चीज़ को बदलना पड़ेगा। कैसे बदलना पड़ेगा वो बता दिया है आपको। जैसे बदल दो, कॉस को किस में बदल दिया, साइन में, तो साइन 30 आंसर है, हाफ आंसर है। इससे केवल परिमाण आएगा, मैग्नीट्यूड आएगा। क्वेश्चन दिखते ही चिन्ह तो दिमाग में ही बोल दिया करो कि 120 डिग्री दूसरे पार्ट में है, दूसरे पार्ट में है मतलब आंसर माइनस में ही आएगा। जो आंसर आएगा उसके आगे माइनस तो मैं लगाऊंगा ही, वो तो रूल पहले ही बताया हुआ है। तो आंसर कैसा आना चाहिए था, माइनस में, ये तो मेरे को पहले ही पता था। कितना आना चाहिए था, कितना निकालने के लिए दो तरीके हैं। दो तरीके कौन कौन से हैं, पहला एंगल या तो एक्स एक्सिस पर लिखोगे और या फिर पहला एंगल वाई पर लिखोगे। अगर एक्स एक्सिस पर लिखोगे तो इस तरीके की खूबसूरती ये है कि ये कोण, एंगल और साइन दोनों गायब हो जाएंगे और आंसर आ जाएगा। अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, बार बार पेन चलाएंगे, बार बार पेन चलाएंगे। इसको नोट डाउन भी कर लेना और पेन चला के आप आंसर बताओ। और कोशिश करना वाई एक्सिस पर बनाओ ही मत, उससे फालतू में चीज़ें तुम्हें याद करनी पड़ती हैं। जैसे मान लीजिए आप बोलते हैं कि सर साइन 225 डिग्री बता दो, साइन 225 डिग्री, तो सब पेन चलाएंगे, सुनेंगे नहीं,
पेन चलाएंगे, पेन साथ में चलाते चलो तो सब धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। बताओ 225 डिग्री कहाँ पे आएगा? आपको हो सकता है टाइम लगे, वो धीरे धीरे मैथ्स आएगी, हो सकता है टाइम लगे, आराम से एंगल बना लेना। सर ये 0 डिग्री है ना? सबसे पहले फिजिक्स में आपका प्रयास रहना चाहिए सही आंसर लाने का, और स्पीड तो बाद में अपने आप डेवलप हो जाएगी। तो ये 0 डिग्री है, ये कितना होगा सर? 90 होगा। ये कितना हो जाएगा? 180। ये कितना हो जाएगा? 270। ये कितना हो जाएगा? 360। सर 225 किस किस के बीच में आएगा? 180 और 270। तो यहाँ पे कहीं पे आ रहा होगा, और कौन सा एंगल आ रहा होगा? 225 डिग्री। फिर पहले ही पता लगा लो आंसर प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा। ऑल यानी सभी पॉजिटिव। स्टूडेंट साइन, यहाँ पे 10 और 10 का भाई पॉजिटिव था, लेकिन अपने से तो 10 नहीं पूछा, अपने से तो साइन पूछा है। सर इस भाग में, इस पार्ट में साइन नेगेटिव होता है, आंसर नेगेटिव ही आएगा। जो भी आंसर आएगा उसमें माइनस लगा देना आप। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, ये किस किस के बीच में दिख रहा है? 180 के बीच में और 270, तो दोनों में से किसी का भी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन आप प्राथमिकता किसको देना? आप 180 से निकालना ताकि कुछ चेंज ना करना पड़े। एक्स एक्सेस का एंगल तो बोल दो बस, आंसर ही मनी वन हो जाएगा। वो थोड़ा बहुत पेन चलो, साइन 180 प्लस 45। सर 270 का यूज़ कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे, लेकिन फिर उसमें चेंज करना पड़ जाता। वाई एक्सिस का पहला एंगल एक्स एक्सिस का है, इसलिए कुछ बदलना नहीं पड़ेगा। तो ये एंगल और ये साइन दोनों ही गायब कर देना, चाहे प्लस आए चाहे माइनस। आंसर आ गया साइन 45। आंसर 1/√2 है, लेकिन सर पता है आंसर माइनस होना चाहिए, -1/√2। समझ रहे हो? 2 ऑप्शन रहेंगे हर बार। तुम यहाँ पे कोई भी लाइन बनाओ, ऐसे सोचो कोई भी लाइन बनाओ, क्या वो लाइन इन दोनों के बीच में आ रही है? इधर लाइन बनाओगे, क्या वो इन दोनों के बीच में आएगी? क्या ये वाली लाइन भी इन दोनों के बीच में आएगी? क्या ये वाली लाइन भी इन दोनों के बीच में आएगी? तो हर बार जो लाइन आएगी ना, वो एक्स और वाई दोनों के फॉर्म में आप लिख पाओगे। लेकिन आपन पहला एंगल चालांकी से कौन सा बनाएंगे? एक्स वाला। उससे फ़ायदा क्या होगा? उससे हमें ऊटपटांग चीज़ याद नहीं करनी कि इसको उसमें बदलो, उसको उसमें बदलो, कुछ नहीं बदलना है। सर पहला एंगल एक्स एक्सिस का होगा हमारा तो, और लाइन देख लो, इस लाइन में ये वाला एंगल हो जाएगा एक्स एक्सिस का, इस लाइन में ये वाला एंगल हो जाएगा एक्स एक्सिस का, इस लाइन में ये वाला एंगल, और इस लाइन में भी ये वाला एंगल। तो पहला एंगल भैया एक्स एक्सिस का बनाओ, उससे जल्दी आंसर आ जाएंगे। बहुत सारे सवाल नहीं करेंगे इसके, सेम ही मेथड है। 1-2 आप क्वेश्चन और बता दो मेरे को। बताओ इसी में आपसे पूछ लिया होता tan 150 डिग्री, tan 150 डिग्री आराम से बताएंगे। 150 डिग्री अगर मैं बनाना चाहूँ इसे, तो 0, 90, 180, 270, 360, बताइए कि ये 150 कहाँ पे आएगा? हाँ 150 इधर आएगा कहीं, 90 से 180 के बीच में। हम तो 90 में भी कुछ जोड़ सकते थे, लेकिन वाई एक्सिस क्या है, सुंदर नहीं दिखती हमें, इसलिए वाई एक्सिस का कभी इस्तेमाल नहीं करेंगे, अपन सुंदर एक्स एक्सिस का इस्तेमाल करेंगे। और इसमें अब सेकंड में आ रहा है तो पहले ही बोल देना, आंसर तो किस में आ रहा होगा? माइनस। आंसर माइनस में आएगा। ऑल स्टूडेंट केवल साइन। और इसे लिख लेना tan 180 - 30। क्या 180 - 30 को ही 150 लिख सकते हैं? तो वही है, अपने हिसाब से नहीं लिख रहे, 180 - 30। और क्योंकि एक्स एक्सिस, सर पहला एंगल एक्स एक्सिस का है, और ये साइन दोनों को हटा देंगे अपन, आंसर आ जाएगा tan 30 डिग्री। 1/√3 तो है, लेकिन माइनस का आंसर आएगा। तो आज से सारे आंसर आएंगे और कुछ याद नहीं करना है, बस पहला एंगल किसका बनाना है? एक्स एक्सिस पर बनाना है भैया, और बनेगा। तुम कोई भी लाइन खींचो, वो एक्स एक्सिस के पास होगी लाइन, और एक्स एक्सिस में से माइनस करना, ताकि ये tan वैन का कुछ तुम्हें करना ना पड़े। तो ये आपको एक पॉइंट बताया गया है। इसमें आज की क्लास में ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा मैं कुछ फॉर्मूलेज लिख रहा हूँ, जो फॉर्मूलेज तुम्हें कल याद करके आने हैं। समझ रहे हो क्या? और रोज़ फॉर्मूले पूछूंगा मैं, है ना? फॉर्मूले आप बताते चलना फिजिक्स में। और आपने सुना होगा ना, डर के आगे क्या है? वो अधूरा डायलॉग है, देखो, डर के आगे है बेइज्जती, और बेइज्जती के ठीक आगे है जीत। जैसे मान लो कोई स्टेज पे आता, तुम बोलते सर आज तो नाच देखेंगे हम, तो स्टेज पे कोई चढ़ रहा होता, घबरा जाता कि सामने ऐसे खूंखार लोग बैठे हुए हैं, पता नहीं, तो वो डर जाएगा। और डर तो गया, लेकिन उसके बाद वो ऐसा नाचा कि तुमने बोला वाह, मज़ा ही आ गया, तन बदन में आग लग गई, मज़ा आ गया एकदम।
तो तुम बोलोगे वाह क्या नाचा है। तो पहले तो उसको डर लगा, डर के आगे बेइज्जती भी हो सकती थी, मान लो बुरा नाचता तो तुम बोलते कौन आ गया यहाँ पे, मूड ही ख़राब कर दिया सारा। लेकिन अगला ऐसा नाचा कि तुमने वाह वाही, तो डर के ठीक आगे थोड़ी सी बेइज्जती है, जो उस बेइज्जती को पार कर गया वो जीतेगा। स्टूडेंट लाइफ की यही समस्या है, तुम्हें डाउट आएगा तो मुझे बहुत छोटा डाउट है सर, क्या सोचेंगे मेरे बारे में। सर तो आज पहली क्लास में बोल रहे हैं कि सर तो मानते हैं आप शुद्ध गधे हो, कोई मिलावट नहीं है आप में, समझ रहे हो क्या। तो इसलिए आप अपने मन में कुछ सोचो ही मत कि सर को क्या सोचना है, सर को तो मालूम है आप क्या हो। इसीलिए आप जाओ और बेधड़क होकर सारे डाउट पूछो, समझ रहे हो क्या। एकदम नंगे होकर डाउट पूछना, ऐसे नहीं कि सर बगल वाले ने तो मुंडी हिला दी कि 180 इधर ही था, सर बगल वाले ने भी मुंडी हिला दी, इधर वाले ने मुंडी हिला दी, इन दोनों को समझ में आ चुका है यार, तो मैं ही गधा हूँ क्या, सर मैं भी मुंडी हिला देता हूँ, सर आ गया सर समझ में। ऐसे नहीं करने का। आप डॉक्टर अकेले ही तो बनोगे ना, या आपकी OMR आगे पीछे वालों को दिखाओगे या तीसरे का आंसर दूसरा है, ऐसे कर दोगे तो उठा के ले जाएंगे तुम्हें जेल में, समझ रहे हो क्या। सब इंडिविजुअल डॉक्टर बनने वाले हैं। तो आपको समझ में आता है, ये आपको ही इंटरनल फीलिंग है कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो अपने अंदर समझ में आ जाता है कि मेरे को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मैं पढ़ना चाह रहा हूँ कि नहीं पढ़ना चाह रहा हूँ, वो सब आपके अंदर की भावनाएं हैं। तो इसीलिए आप डाउट बेझिझक होकर पूछो, ठीक है। ऐसे नहीं पूछने का सर अगले हीरो कौन सा होगा, अक्षय कुमार की फिल्म आ रही है, ये फिजिक्स के डाउट, समझ रहे हो क्या, कि सर मेरे घरेलू जीवन में समस्या आ गई है कि आजकल रोटियां गोल नहीं बन रही हैं। तो ऐसे डाउट मत पूछना, समझ रहे हो। केवल कौन से डाउट, फिजिक्स के डाउट। रोटियां गोल बनाना भैया बड़ी समस्या है, मैं बनाई थी काफ़ी दिनों तक, तो इसमें रोटियां बनानी चाहिए। आप खिलाते नहीं हो अपने मम्मी पापा को रोटियां, कोई बात नहीं, इधर सुनने का, आप कुछ रूल याद कर लो, छोड़ो ये सब बातें। आप ना ये फॉर्मूला याद करो, sin A + B का फॉर्मूला याद करना है। आपको याद है तो चिल्ला सकते हो, sin A cos B + cos A sin B। इसकी मुझे ज़रूरत पड़ेगी वेव्स में, है ना, वहाँ पे मैं व्यतिकरण इंटरफेरेंस पढ़ाऊँगा आपको, और 2 वेव्स आपको इक्वेशन दूंगा मैं कि साइन, ऐसे इक्वेशन दूंगा sin ωt + cos kx। आपसे पूछूंगा ये किससे मिलकर बना है, तो आप बोलेंगे मेरे को अगर साइन और कॉस दिख रहा है तो वहाँ पे 2 वेव्स, 2 तरंगे आई होंगी साइन वाली, समझ रहे हो क्या। मेरे को जो जो ज़रूरत पड़ेगी ना वो सिखा रहा हूँ मैं आपको, ऐसे मैथ्स का ज्ञान नहीं झाड़ रहा हूँ। तो याद करना है अपने को, साइन और कॉस दिखा मतलब फॉर्मूला कौन सा है, साइन का है, और अपने को ज़रूरत पड़ेगी यार, वो बता ही रहा हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे माइनस आया, यहाँ पे माइनस कर देना, समझ रहे हो। फॉर्मूला याद करना है, ज़रूरत पड़ेगी अपने को इसलिए याद करना है ना। sin A + B, ऐसे ही एक आ जाएगा cos A + B, साइन, हाँ cos A cos B माइनस sin A sin B। बेहतरीन, एक ही दिल है, कितनी बार जीतोगे यार, सही है। तो प्लस की जगह माइनस कर दिया तुमने। ऐसे बीच बीच में मैं क्या डायलॉग बोलता रहता हूँ, तुम ऐसे वो मत हो जाना कि सर क्या हो गया आपको, ऐसे बीच में दौरे चढ़ते हैं मेरे को। ये प्लस है, ये माइनस है, इधर माइनस इधर प्लस, सही है क्या, याद करना है। तो मैंने आपको वेव्स में पूछ लिया कि अपने पास जो रिजल्टेंट परिणामी तरंग या रिजल्टेंट वेव है उसमें cos ωt cos kx है, तो बोल देना सर cos × cos है, इसका मतलब किसका फॉर्मूला लगा होगा, cos का। cos A + B मतलब जो 2 तरंगे, 2 वेव्स आई होंगी ना सर, वो cos की रही होंगी, cos की, फिर वो मिली होंगी तो ये टर्म कैंसिल हो गई होगी, एक बच गई होगी। दूसरा भी तो cos का यही फॉर्मूला लिखोगे और फिर उनको जोड़ोगे तो हो सकता है कैंसिल हो जाए, तो कैंसिल हो गए तभी तो मिलेगा cos × cos। क्या इससे कभी cos × cos मिल सकता है, क्या इससे कभी sin × sin मिल सकता है। तो अपने आप अगर cos × sin दिखेगा तो मतलब सर साइन का फॉर्मूला लग रहा है। और साइन और कॉस का मैं आपको कल बताऊंगा, ग्राफ तरंग होता है, वेव होता है। तो अपने को वेव्स में ज़रूरत पड़ेगी, मेरे को वेव थ्योरी 11th का टॉपिक है। तो जब मैं आपसे बोलूँ कि cos × cos, इसका मतलब सर 2 वेव्स, 2 तरंगे cos की आई होंगी, तो देख लेंगे अपन। चलिए ये 2 फॉर्मूले आपको याद करने, बस इतना याद कर लो आज, इसको आगे अपन कंटिन्यू करेंगे। और जो जो बताया जा रहा है ना उसको अच्छे से पढ़ो आप। ट्रिग्नोमेट्री मैथ्स में जो यूज़ आएगी, बहुत सारी यूज़ आएगी, वो पढ़ेंगे कल अपन। कल मिलते हैं अपन।